हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बारी जल्दी से कंफर्म कर दीजिए जिससे कि स्टार्ट कर सके हम आगे की क्लास को। यहाँ पर आज आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं वो है 30 अगस्त का, यानी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो जल्दी से एक बारी लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यूजीसी नेट 2025 जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 30 अगस्त के क्वेश्चन पेपर के साथ में। प्रॉपर आ रही है? जय महाकाल। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। 30 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है और आपने क्या करना है कि कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। आज डीआई के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो यहाँ पर 30 अगस्त 2024 लेटेस्ट जून के री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके अगस्त और सितंबर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 डीआई का क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है। सबको डीआई का क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है? ध्यान से देख लीजिए एक बारी। डीआई का क्वेश्चन दिया गया है। अब इस डीआई के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अभी मैं आपको ऐसा करती हूँ, इसको बाद में सॉल्व करवाती हूँ, पहले हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करना शुरू करिए। अब जो फास्ट क्वेश्चन होंगे उनको पहले सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, सन राइजेस इन द ईस्ट को ऐसे लिखा जाता है इस कोड में। सन सेट इन द वेस्ट है, हाउस फेसेस ईस्ट को इस कोड में, और हिज हाउस फेसेस वेस्ट को इस कोड में लिखा जाता है। तो इन्होंने कहा ईस्ट और वेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये क्वेश्चन आपके 30 अगस्त के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आपको सिंपल सा कोडिंग वाला क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। गोल्डी ने कहा है सी, देखते हैं सी सही है कि नहीं। बिल्कुल सही आंसर है सी, ठीक है। सनराइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट का जो यहाँ पर शब्द यूज किया गया उसका एस एस है, वेस्ट का हो गया एस यू। तो सेम चीज यहाँ पकड़ ली आपने, कोडिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आंसर करना शुरू करिए। भरत मुनि, पतंजलि, वाग्भट, ब्रह्मगुप्त, थिंकर और उनके बुक। आई होप सबको प्रॉपर दिख रहा है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 7। अब आपको बताना है भरत मुनि किससे संबंधित है, पतंजलि, वाग्भट और ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भरत मुनि किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र, भरत मुनि नाट्य शास्त्र से, पतंजलि महाभाष्य से, वाग्भट किससे संबंधित है? अष्टा संग्रह से, और ब्रह्मगुप्त है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करना शुरू करिए क्योंकि सेम ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। और जिसको भी नेट जेआरएफ चाहिए सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस तर्कपूर्ण दोषपूर्ण युक्ति में न्याय तर्क के अनुसार अप्रमाणित मध्य पद शामिल है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर जून 2024 के करवा रहे हैं इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। जो क्लास अटेंड करेगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि वह झील के कमल के समान ही होता है। इसमें अप्रमाणित मध्य पद शामिल है क्योंकि यहाँ पर
आकाश कमल जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो वो क्या है, अप्रमाणित मध्य पद है, उस चीज को प्रूव नहीं किया, आकाश कमल नहीं होता है। ये आज क्वेश्चन पेपर है शिवानी, 30 अगस्त का। अभी जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है, री एग्जाम हुआ है, 30 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट, जो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे पास है। इंग्लिश और हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक जैविक ऑक्सीजन मांग होती है किसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऐसी जगह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, जहां पे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत हो, जहां जीव ऑक्सीजन की डिमांड करते, तो क्या होगा वहां पे? क्वेश्चन नंबर 9, आपने कहा है बी, सही आंसर है डी, नगर निगम के जल मल का बहिष्कार, म्युनिसिपल सेवेज इन्फ्लुएंट। नगर निगम के जल मल का बहिस्त्राव में अधिकतम जैविक ऑक्सीजन बीओडी होती है। जैविक कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को बीओडी के रूप में जाना जाता है। जैविक कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को वाटर पोल्यूशन कॉज बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बीओडी। बीओडी is the amount of dissolved oxygen required by bacteria to decompose organic waste present in water. It is expressed of milligram of oxygen per liter of water. प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। मुद्रण का आविष्कार होने के उपरांत इस सूचना की उपलब्धता निम्नलिखित के आविर्भाव के लिए उत्तरदायी थी। क्वेश्चन नंबर 10, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर का ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं सही है कि नहीं। सही आंसर है सी, मास मीडिया। मुद्रण का आविष्कार होने के उपरांत सूचना की उपलब्धता मास मीडिया के आविर्भाव के लिए उत्तरदायी थी। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ मास मीडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गलत हो रहा है यहाँ पे, विशाल का सही है, बाकी गलत हो रहा है भाई, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, कहां से क्वेश्चन है आपके ये? वीटास्कोप के विकास के कारण निम्नलिखित की शुरुआत हुई। कम्युनिकेशन, आईसीटी से क्वेश्चन है ये। अब देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, the development of Vitascope led to the introduction of the silent film era, video advertisement, television network system, the advent of computers. Question number 11, correct answer is, आपने कहा है सी। देखते हैं सी सही है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सही आंसर है ए। वीटास्कोप के विकास के कारण मूक फिल्म युग की शुरुआत हुई थी। वीटास्कोप एक मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर था। डेवलपमेंट ऑफ द वीटास्कोप मार्क्ड the beginning of the silent film era. The Vitascope was a motion picture projector patented by the Thomas Ermeth in 1895. इसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन 23 अप्रैल 1896 को न्यूयॉर्क शहर के कोस्टर और बॉयल के म्यूजिकल हॉल में किया गया था। पहली मूक कौन सी फिल्म थी हिंदी की? तो राजा हरिश्चंद्र। कब आई थी? 1913 में। सब गलत हो रहा है, और यही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है। देख सकते हैं कि जून का, इसीलिए कहते हैं एग्जाम का जो लेटेस्ट पैटर्न होता है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से पता चलता है। और अगर आपने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया तो आप कितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये आपके कैसे क्वेश्चन है, किसी बुक में अवेलेबल है क्या? किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, बीच बीच से उठाया गया है। यानी एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली में अब आपका लिया जा रहा है कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, और सोचो जो लोग नहीं सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन पेपर, उनका क्या होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करना शुरू करिए।
इसीलिए तो ये आपके सामने इंग्लिश हिंदी में लेकर आए हैं, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक शेयर करिए, जिससे सबको पता चले कि एग्जैक्टली कैसा पैटर्न आया था, कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो डेटा फाइलों को ताला बंद कर ताला खोलने के बदले में वित्तीय भुगतान की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी क्या करता है कि आपका डेटा ले लिया, अब उसने कहा कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे, फाइनेंशियल पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर अनलॉकिंग देम, जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम आपका जो सिस्टम है जो हैक किया है वो आपको वापस नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, रैंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए रैंसमवेयर। एक्सप्लेनेशन साथ में दिया गया है, पढ़ते जाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा सा यहाँ मेहनत इसलिए कराने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को एग्जाम पता चल सके कि एक्चुअली में कैसा आ रहा है। रैंसमवेयर क्या है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है डेट लॉक फाइल इन कंप्यूटर एंड डिमांड रैंसम यानी फाइनेंशियल पेमेंट। ठीक है, द रैंसमवेयर अटैक वाज फर्स्ट कैरिड ऑन द ईयर 1989। 1989 में पहला रैंसमवेयर हमला हुआ था, एडवर्ड रिसर्चर जोसेफ पोप ने इसे अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ से उठाया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13, टाइम मिलेगा सिर्फ 30 सेकेंड्स। उपनय निगमन उदाहरण प्रतिज्ञा यानी फोन से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। P फॉर प्रतेजना, H फॉर ये आपका U फॉर उदाहरण, निगमन N फॉर निगमन, और उपनय, उपनय निगमन उदाहरण प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जा रहे हैं। उपनय क्या होता है, सुकरात एक व्यक्ति जो निरपवाद रूप से नश्वर है। निगमन क्या है आपका, इसलिए निगमन जो सबसे लास्ट में गया, उदाहरण क्या चीज है, जो भी मनुष्य है वह पाइथागोरस के समान है, और प्रतिज्ञा सुकरात नश्वर है। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अब। मानसिक आघात या अन्य भय सूचक घटनाओं से अभिप्रेरित भूलने को हम क्या कहते हैं। अब ये कहां से लिया गया है, कौन सी यूनिट से लिया गया है। आपने कहा 14 का सही आंसर है सी, सही आंसर है ए दमन, रिप्रेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रिप्रेशन। रिप्रेशन इज द फॉरगेटिंग इंड्यूस्ड बाय द ट्रॉमा और अदर फ्राइटनिंग इवेंट्स। मानसिक आघात अन्य भय सूचक घटनाओं से अभिप्रेरित भूलने को दमन कहते हैं। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार दमन मूलभूत तकनीक है, व्यक्ति विरोधों के द्वारा उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दमन सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति चिंता उत्पन्न करने वाले विचारों को अचेतन में डाल देता है। इसमें संवेगात्मक रूप से कष्टकर स्मृतियां भूलना अंतर्निहित है। रिप्रेशन। ठीक है, अब फॉर्म फिर अंकित अब नेक्स्ट सेशन पे ही आपको, यानी जून वाले एग्जाम का ही थोड़ा सा वेट करना होगा देन फिर, है ना, क्योंकि अब रीओपन नहीं होंगी एप्लीकेशंस। किस किस का सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आप ये देखिए कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए। थैंक यू छोटी, बिल्कुल ठीक हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके देखो, जिसको भी अभी भी आगे आने वाले एग्जाम भी देने हैं, चाहे जून का हो चाहे दिसंबर का हो, ये क्वेश्चन पेपर मस्ट है, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का। अगस्त 2024 जो यूजीसी नेट का री एग्जाम है वो पेपर, ये आने वाले सभी एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है। इसलिए जिन्होंने एग्जाम देना है, जो आने वाले एग्जाम देना चाहते हैं, पढ़ते चलिए। आप में से कहा है बी और डी, तो देखते हैं सही आंसर। 15 का सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, बी सी एंड डी।
बी, सी एंड डी किसके बारे में बात हो रही है? मानव विषयों के वेब आधारित अध्ययन के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसमें सहभागी की सुविधा के अनुसार आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़ों का चयन स्वतः होता है, ऑटोमेटिकली होता है, और ये उन सहभागियों के संबंध में किया जाता है जो भौतिक रूप से अनुसंधानकर्ता की पहुंच से बाहर रह रहे हो। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। 121 के बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। टाइम स्टार्ट। जब हम लाइव सेशन पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट वो फॉर्मेट होता है जो एग्जाम में आता है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताते चलिए भाई, टाइम नहीं है ज्यादा। और ये क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है बी। गलत हो रहा है भाई, आज क्या हो रहा है, गलत कर रहे हैं। 1 का क्यूब किया -0, 2 का क्यूब किया -1, यानी ये बढ़ता जा रहा है, फिर 2 हो गया। सेम यहां पर हमने फिर से क्या किया, क्यूब लेते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं। सेम ऐसे ही क्यूब लेते जा रहे हैं और संख्या आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी 211। क्वेश्चन नंबर 17, क्लास का मतलब स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर करिएगा, ये किससे लिया गया क्वेश्चन है? डीआई का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपने कहा है बी। सही आंसर है डी। हे भगवान, गलत कर दिया भाई। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा स्क्वायर। जैसे कि मैंने क्लास के लिए बोला, सबसे पहले क्या आएगा? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या आएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद पॉलीगॉन आएगा और उसके बाद ज्योमेट्री आएगी। डिसेंडिंग गुणार्थ के घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर डी। यहां पर ये आपके सामने किसके बारे में है? यहाँ पर गुणार्थ के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, बहुभुज यानी पॉलीगॉन आ गया, और लास्ट में आएगा ज्योमेट्री। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं। तो मेन कैटेगरी कौन सी है? ज्योमेट्री है, ठीक है ना। बॉर्डर टू नैरो, बिल्कुल सही ममीना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और जिनका गलत हो रहा है वो सोचो कहां पर हम अभी चूक रहे हैं, कहां पे हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीजिंग पढ़ लिया शबाना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा आपके सामने। नामिक, जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, पहला नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो है। नॉमिनल है ये, ठीक है। आंसर करना शुरू करिए। नॉमिक में क्या चीज होती है? नॉमिनल में। ऑर्डिनल में क्या होती है? रैंकिंग होती है। इंटरवल, रेशियो। अगर आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा इसके बारे में तो आप आंसर कर लेंगे। 19 का सही आंसर 19 है कि 18 है? 18 है भाई। सही आंसर है बी, बिल्कुल सही जवाब आपका।
नॉमिनल में क्या आएगा? एथनिसिटी, जिसमें हम कहते हैं नजातीयता। ऑर्डिनल, जिसमें कि आपकी रैंक आती है, क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ हीट। इंटरवल, इंटरवल में आएगा डेट ऑफ बर्थ। और रेशियो में क्या चीज आएगी? रेशियो में वेट ऑफ स्टूडेंट। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन को पढ़िए, टाइम स्टार्ट हो गया अब। एंग्लो इंडियन की स्थापना कलकत्ता के वर्ष 1816 में किसके द्वारा की गई थी? अंतराल, जन्म तिथि, दो भी अगर ऑप्शन अगर आपको मैचिंग में आ गए तो बाकी के सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए जरा। एंग्लो इंडियन विद्यालय कब की बात की गई है? आजादी से पहले की बात करी गई है। आजादी से पहले की पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता के लोगों द्वारा। एंग्लो इंडियन विद्यालय की स्थापना कलकत्ता में 1816 में कलकत्ता के लोगों द्वारा की गई थी। ये कॉलेज भारतीय भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला के साथ युवा अंग्रेजों को प्रबुद्ध करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन इसने भारतीय भाषा और साहित्य के रुख को ही बदल दिया। देख रहे हैं इस क्वेश्चन को? अगला क्वेश्चन, कितने लोगों के सही हुए, कितने लोगों के गलत हो गए? सही आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्वेश्चन नंबर 20। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। निम्नलिखित देशों में किन देशों को क्योटो नवाचार में 2012 तक अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5% घटाने के लिए किया गया था? चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर A, C and D। ए संयुक्त राज्य, सी रूस और डी कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा को क्योटो प्रोटोकॉल में 2012 तक अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5% घटाने के लिए कहा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया था और 2005 में प्रभाव में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहां तक आपको समझ में आया कि कैसा पैटर्न है एग्जाम का? किसको किसको समझ में आ गया यहां तक का? क्वेश्चन गलत हो रहे हैं स्वाति? अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों करवाए जा रहे हैं आज आपको? अब समझ में आ रहा है? अब एग्जाम में आप जाओगे और एग्जाम में जाकर के ऐसे क्वेश्चन को फेस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था, ये आपके एक्सप्लेनेशन में पहले भी दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर के ये क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए आज के इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाओ। होता क्या है कि जब हम लोग कोई चीज बनाते हैं ना तो उसकी वैल्यू होती है, और जब वही चीज हमें फ्री में मिल जाती है, जब हमें लगता है अरे यार PDF मिल गई है, तो हम पढ़ते नहीं है। तो जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको उस चीज की वैल्यू होगी। पोखन नहीं आ रहा है समझ में? अब सोचो, एग्जाम एग्जाम देना है आपने। 21 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए जरा, फ्रेम, फ्रेम कॉन्सेप्ट है, फैंडम असत्य चेतना यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस, और शैली यानी कि स्टाइल। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन लेवल वेरी नाइस, मैंने नहीं सेट किया जुल्फी, एग्जाम में आया ये क्वेश्चन 30 अगस्त को। यानी ये जो चीज आप देख रहे हैं ऑलरेडी पूछी गई चीजें हैं।
जून का री एग्जाम जो पेपर कहीं नहीं है वो यहाँ पर आज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए सॉल्व करते चलिए। रसगुल्ला ऑप्शन नंबर बी, तो देखते हैं सही है कि नहीं। सही आंसर है डी, जुल्फी का सही है। फ्रेम क्या हो जाएगा, फ्रेम में सामाजिक निम्रत हो जाएगी, यानी सोशल कंस्ट्रक्टेड फ्रेम। फैंडम क्या चीज होती है, फैंडम में आएगा ऑर्गेनाइज्ड सब कल्चर, यानी संगठित उप संस्कृति। असत्य चेतना, असत्य चेतना में क्या आएगा आपका, द बिलीव दैट पीपल आर डिसीव्ड इफ दे ब्लाइंडली एक्सेप्ट, किसी चीज को आंख बंद करके एक्सेप्ट करना असत्य चेतना के अंतर्गत आएगा। वही शैली यानी कि जो स्टाइल आती है वो किस में आती है, संदेशों का एक ऐसा वर्ड जो सुस्पष्ट विशेषताएं साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करिए, टाइम मिलेगा 30 सेकेंड। अब यहाँ पर अब आप देखो जरा सा कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसने 6.5% पर एक वस्तु बेची, यदि उसने उस वस्तु को 1250 अधिक मूल्य पे बेचा, यानी दोबारा फिर बेचा, तो 19% का लाभ हुआ। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये पहले नहीं कर। अब मैं पहले कहाँ से करा देती भैया, यूजीसी नेट के री एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इस बार लाइव एग्जाम सेशन लग रहा है, बिल्कुल है ना जुल्फी। अब देखो इसका आंसर, क्वेश्चन के साथ आंसर मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब इन्होंने कहा है कि 6.5% के लाभ पर एक वस्तु बेची। अब 6.5 को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 6/1/2 ऐसे भी लिख सकते हो 6.5 को, या फिर 13/2 भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना है। 13 जो लाभ है कितना निकला, 6.5, 6.5 को हमने पलट दिया, 6 दूनी 12, मल्टीप्लीकेशन और +1, तो 13/2 हो गया। तो 100 था क्योंकि नीचे, तो 200 हो गया। अब दो संख्या निकलेंगी सेम, ये जो तरीका इस्तेमाल किया है सेम वही 19 पे भी इस्तेमाल करना है, तो 19 119 200। सिंपल सा वही चीज यहाँ पर भी होनी है, आपस में दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों में उन्होंने बोला कि कितनी यहाँ पर मूल्य में बेचा, 1250, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, बाई नीचे क्या होगा, 200 1250 निकलेगा कितना, 10,000, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, वो निकलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10,000। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को एनटीए की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया था, यानी कि आप सभी को अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन तो 2 मार्क्स मिले होंगे। यानी इतना करने के बाद पता चला कि यहाँ पर क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखो। प्रतिगिप्तियां यानी प्रपोजिशन गलत या सही हो सकती हैं, प्रतिगिप्तियां वैध या अवैध हो सकती है, प्रपोजिशन। एक वैध युक्ति में केवल सत्य आधारिकाएं यहाँ शामिल होती है, एक वैध युक्ति अवश्य सत्य निष्कर्ष होना चाहिए, एक वैध तर्क में इसकी आधारिकाएं सत्य हैं तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। कहाँ से है, एग्जाम की डेट हो सकता है तमिलनाडु साइड की बढ़े, बट अभी बाकी सब्जेक्ट की बढ़ने की चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पर पोंगल मनाया जाता है, तो उस वजह से वहां पर हो सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने कहा चलो हम पिछले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि मैम मेरे को नहीं आ रहा, अब आगे के क्वेश्चन को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। उनके लिए हम क्या करेंगे, आपने कहा है ए और डी, तो 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली ए एंड ई। प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, गलत या सही, ट्रू और फॉल्स। हमारे सामने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अभी ये वाला क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट ही तो है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट है सही या गलत। तो स्टेटमेंट कैसे होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ई, इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट इफ इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स। अगर हमारे
प्रीपोजिशंस प्रीमाइसेस सही हैं तो हमारी जो कंक्लूजन है वो भी सही ही होगी, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी के सामने 23, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ दीपिका, आज क्लास होगी और आज कोशिश रहेगी मैराथन क्लास लेने की, यानी कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास होगी आज शाम की, तो तैयार रहिएगा 6 बजे से। सब लोग 6 बजे से तैयार रहिएगा, ठीक है। मैथ्स की कितने क्वेश्चन आते हैं अभी आप लोग यही देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। किस व्यक्ति ने 19वीं सदी के आरंभ में भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया? Who among the following persons supported Western education for Indians in the early 19th century? और अभी क्या है ना कि अभी आपको ये दोनों क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं एग्जाम में, आपको या तो हिंदी दिखाई देगा या इंग्लिश दिखाई देगा। आपके ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन में ही कि अगर आप चाहो तो उसको आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी देख सकते हो या कन्वर्ट करके हिंदी में भी, लेकिन स्क्रीन पे केवल एक ही क्वेश्चन दिखेगा, या तो हिंदी वाला या इंग्लिश वाला। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर। Which of the following tools would be most effective for a teacher wanting to poll student during an online teacher? अब ऑनलाइन लेक्चर, अब मान लीजिए एक उपकरण जो ऑनलाइन व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों के मतदान के लिए, यानी अगर हमें पोलिंग करना है ऑनलाइन तो हम किस चीज का यूज करेंगे इसमें? ऑनलाइन पोलिंग के लिए हम इसमें से किसका यूज करेंगे? 25 का सही आंसर है सी, बिल्कुल सही जवाब है। पोल एवरीवेयर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉ पोल, ये भी सही है। मेंटीमीटर, ये भी सही है। और सर्वे मंकी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स? क्वेश्चन नंबर 26। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, एग्जाम का पैटर्न आप लोग देख ही रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? संकट की पहचान करेंगे, यानी रिस्क, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइसिस, संकट की पहचान। उद्भाषण आकलन, उद्भाषण आकलन यानी कि एक्सपोजर असेसमेंट करेंगे। डोज रिस्पॉन्स एस्टिमेशन, रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क असेसमेंट। ये ध्यान से देख लेना क्योंकि हो सकता है इनमें से काफी क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट 30 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है और इसके अभी तक क्वेश्चन पेपर एनटीए की साइट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट भी किए जाए। क्वेश्चन नंबर 27। स्वयं प्रभा और उसके चैनल। चैनल नंबर 10, चैनल नंबर 11, चैनल नंबर 12 और 13, इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चैनल नंबर 10 किससे जुड़ा है? चैनल अनुप्रयुक्त विज्ञान से।
यानी अप्लाइड साइंस से। चैनल नंबर 11 सामाजिक विज्ञान और मानविकी, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज। चैनल नंबर 12 किससे संबंधित है, मूल और अनुप्रयोग यानी बेसिक अप्लाइड साइंस। और चैनल नंबर 13 वोकेशनल शिक्षा या फिर कह सकते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, कोई बता सकता है कि कौन से यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है? अब सोचो, अगर इसको देखे बिना आप एग्जाम में चले गए तो वहां पर आपको लगेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व करने आए हैं, यूपीएससी का कि यूजीसी नेट का, पता ही नहीं चलेगा। ये है रिसर्च का क्वेश्चन। वेरी गुड स्वाति, रिसर्च का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर विशाल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए एंड सी ओनली। अब इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दिए गए आंकड़ों का औसत महत्तम प्रेक्षण से कम और दिए गए आंकड़ों के लघुत्तम प्रेक्षण से अधिक है। यदि दिए गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों में x की वृद्धि होती है तो उनके औसत में भी x की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 28, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है अथॉरिटी पर्सन को जो रिलेट करते हैं हायर एजुकेशन इन इंडिया। छोटी स्क्रीन वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लो, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के यहाँ पर एक साथ स्क्रीन में शेयर किए गए। एग्जाम में क्या होता है, एक ही होता है, या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, बट आप लोगों की फैसिलिटी के लिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लगाए हुए हैं, इसलिए थोड़ी विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो की क्वालिटी सेटिंग पे जाके चेक करो, जिसपे भी प्रॉपर आ रहे हैं उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 29, सही आंसर है सी। सबसे पहले क्या आएगा, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, लॉर्ड कैनिंग 58 से 62, लॉर्ड रिपन 80 से 84 और लास्ट में है लॉर्ड कर्जन 1905 तक। अभी ये भी क्वेश्चन नहीं प्रॉपर दिख रहा है छोटी? बाकी सबको प्रॉपर विजन आ रहा है? जिसको प्रॉपर विजन आ रहा है एक बार थम्स अप कर लो, क्योंकि नेटवर्क इशू होगा फिर छोटी, नहीं तो फिर अगर बाकी सबको दिख रहा है और अगर आपके में इशू आ रहा है तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब ये बताओ कहां से लिया गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट इन अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड जो खुद से हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है आप लोगों को, दिख रहा है? छोटी फिर अपना देखो जरा सेटिंग, किस में किस वजह से इशू आ रहा है, अगर मौसम खराब होगा तभी भी आ रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, यानी यहां से सही चीजें जा रही हैं, आगे कहीं इशू हो रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं कि इतना इजी है, इजी है। अब जरा यहाँ पर बताओ, सेल्फ डायरेक्टेड मतलब जब हम खुद से कोई चीज सोचते हैं, एक बच्चा जो खुद से अपने दिमाग से चीजों को करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, वही चीज पूछी है, तो सही आंसर है डी, ये सभी चीजें। यानी उनमें अभिप्रेरणा होती है, व्यक्तिगत लक्ष्यों को चयन करने की क्षमता होती है, आत्मानुशासन होता है, अपना मूल्यांकन करने की योग्यता होती है और अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटा कॉग्निटिव स्किल होती है। ये सारी चीजें पाई जाती हैं जब हम सेल्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन 31, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत जो है यहाँ पर मैचिंग दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है,
मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरचेंज, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एमपीईजी, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इनमें से कौन सी मैचिंग जो है वो गलत है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। जिसको भी प्रॉपर विजन नहीं आ रहा है क्वेश्चन की वजह से, बाद में आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है, क्योंकि लाइव में आपकी ज्यादा जो है डेटा वगैरह जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है इशू आए, तो बाद में आराम से देख लेना। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिडी। मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज की बात की गई है, इंटरचेंज ना होकर क्या है वो इंटरफेस है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इनपुट आउटपुट प्रोसीजर और फ्लीटिंग मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। फ्लीटिंग मेमोरी यानी वोलाटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 32, दीपिका ने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी। और सीपीयू क्या है? प्रोसीजर। देख रहे हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इजी भी है टफ भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पेपर टफ से ही भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, न्यू क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? देखिए जरा, सिख कन्या महाविद्यालय। आप बताइए, इंसान एंशियंट यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, इंडिया के हायर एजुकेशन को पढ़ेगा, या सिख कन्या महाविद्यालय के लिए पढ़ेगा? अब देखो क्वेश्चन किधर चला गया है। सिख कन्या महाविद्यालय में सिंह सभा के किन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ाई जाती थी? माई वीर सिंह द्वारा, लाला देवराज, हरनाम कौर, भाई मोहन सिंह वैद। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी ए एंड डी, माई वीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी, भाई मोहन सिंह वैद। सिख कन्या महाविद्यालय में सिंह सभा के भाई वीर सिंह, भाई मोहन सिंह वैद द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ाई जाती थी। सिंह सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिखों के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षिक उत्थान से संबंधित था, और यह आंदोलन 1870 के दशक में पंजाब में शुरू हुआ था। मतलब यार, लेवल देखो आप एग्जाम का, सच में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। हम लोग कह रहे हैं ना कि इस बार का जो जून का री एग्जाम पेपर बड़ा वैसा आया वैसा आया, तो अब देख करके लग रहा है कि सच में बच्चा किधर से पढ़ेगा। ऐसा लग रहा है ये यूपीएससी का पेपर दे दिया गया है कि कहीं से भी भैया हम पूछेंगे इसको। यूपीएससी का पेपर लग रहा है पूरा का पूरा, लग ही नहीं रहा है कि ये यूजीसी नेट का एग्जाम है। पहले क्या होता था कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो तो वहां से काफी हद तक क्वेश्चन पेपर कवर हो जाते थे। अभी भी पीवाई क्यों आते हैं, लेकिन वो आते हैं ओनली 50%, बाकी के सारे नए क्वेश्चन डाल रहे हैं लोग। लेवल देखो यार आप। क्वेश्चन नंबर 34, देखो अब ये पीवाई क्यू से डाला है। 34 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए। लग ही नहीं रहा है कि वो एग्जाम है। और इंसान अगर सोचे ना, विदाउट सिलेबस, बिल्कुल सही बात है, सिलेबस से परे जा रहा है बिल्कुल। मतलब अगर आप एक बुक पे डिपेंडेंट हो गए हो ना, तो मतलब सोचो कि कितना ही कर पाओगे, मुश्किल से 20% या 30%, मुश्किल से। आपको अपना इसीलिए कह रहे हैं, बिल्कुल दिमाग खोलना पड़ेगा। इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि लेवल पता लगता है कि एग्जाम में कैसा पेपर आ रहा है। साहित्य चोरी संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विनियम कौन सा है? 2018 के अनुसार शोध प्रबंध में कितने प्रतिशत की समानता पाई जाने पर किसी छात्र को 6 महीने के भीतर संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा? आपने कहा है सी। क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर है बी। 13%। साहित्यिक चोरी
2018 के अनुसार शोध प्रबंध 13%, स्तर 1 10 से 40% की समानता पाई जाने पर किसी छात्र को 6 महीने के भीतर संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा। स्तर 2 यानी कि लेवल 2 में क्या होता है, 40%, 10% से 60%। कोई अंक क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। संशोधन 1 से 18 महीने के बीच दोबारा, और वहीं आप लेवल 3 पे चले जाएंगे, यानी जो लास्ट है उसमें 60% से ऊपर। ऐसे आ गए क्वेश्चन तो एग्जाम में नानी याद आ जाएगी, और जिनकी आ गई है नानी याद उनको सोचो क्या है। हाँ, जो सिटी स्लिप आई है अभी 3 जनवरी वालों की आई है। क्वेश्चन का लेवल देखो जरा, किधर से पूछ रहे हैं यार ये लोग। पहले होता था 1 2 3 4 लेवल, अब तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए पनिशमेंट से रिलेटेड, की बताइए इतनी पनिशमेंट है तो किधर क्या होगा। 35 क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट ना तो किसी सिलेबस से है यार, जो सिलेबस है फेल है इसके सामने, फेल है सिलेबस आपका। और ये कहते हैं कि उस सिलेबस से पढ़िए। आप सोचिए अगर उस सिलेबस से पढ़ने लगेंगे तो किधर जाएंगे, हम लोग स्टैंड ही नहीं कर सकते। इंटरनेट पोर्टल क्या करते हैं, आईक्यू वाला क्वेश्चन है, यानी आप करंट अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना, जनरल अवेयरनेस, वहां से क्वेश्चन दिया गया है। इंटरनेट पोर्टल क्या काम करते हैं, इंटरनेट पोर्टल का काम क्या है। आंसर करो भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तो हम आंसर कैसे करेंगे। आंसर करने के लिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे ही नहीं हम। ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी ई। पहले को एलिमिनेट कर दीजिए, लोक मनोरंजनकर्ता के समान, इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए बाकी के सारे ऑप्शन। सिमिलर टू मैगजीन विद लार्ज सर्कुलेशन, सिमिलर टू टीवी नेटवर्क, सेम एज साइट ऑफ नोटिफाइड कोर्स मटेरियल, सेम एज द यूजर होम पेज, चूज होम पेज के समान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 36, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। तुक्के पे चल रहे हैं आज के क्वेश्चन। सोचो आप लोगों में मोस्टली तुक्के लग रहे हैं, तुक्के कुछ ही लोग हैं जो प्रॉपर इस चीज को आंसर कर पा रहे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच फ्रॉम स्टेप 1 टू पीक, अरेंज इन अ सीक्वेंस, यानी 1 से लेके 5 तक के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूछताछ आधारित। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर से उड़ गए हैं यहाँ पे भाई। जुल्फी का सही है, बाकी सारे उड़ गए यहाँ पे। बिल्कुल विकेट एकदम, जैसे वो इंडिया की क्रिकेट टीम है ना कि एक बार बोल्ड होना शुरू हुए तो पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है, सेम चीज है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर सबसे पहले क्या आएगा, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, संप्रत्ययीकरण। फिर आएगा एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, अन्वेषण के बाद क्या आएगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद में क्या आएगा, लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्चा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब इनके एक्सप्लेनेशन ये जो दिए गए ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो पढ़ोगे। पीडीएफ मिलती है तो कोई नहीं पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए आपको इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 37, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये देखो भाई 37। अब आप इसका आंसर करो जरा। ब्रेड ली की, मुझे तो लग रहा है एनटीए में पता नहीं किसको बैठा दिया गया है, कोई यूपीएससी की तैयारी कराने वाला मुझे लग रहा है कोई है जिसने ये जो है ना क्वेश्चंस डाले हैं। राधा, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 37, सॉफ्टवेयर शीर्षक केवल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सिर्फ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 83% कह रहे हैं, बैंड बज गई भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से आंसर करते चलो।
यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 37 का आपने कहा है बी, सही आंसर है भगवान सी, ए एंड सी यानी एम एस एक्सेल और ऑप्शन नंबर सी एडोब और फोटोशॉप। सिर्फ इन्होंने कहा केवल सॉफ्टवेयर टाइटल और एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली, ए एंड सी। सही आंसर सी इस क्वेश्चन का। फिर से लुढ़क गए। MS Excel, Adobe Photoshop are example of application software. Application software is a group of programs that are designed for a specific task. Software is developed as per the requirement of the institution, person or task. क्वेश्चन नंबर 38, ये पहले पूछा जा चुका है, PYQ है। एक अनुसंधानकर्ता, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 का। एक अनुसंधानकर्ता किसी जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करता है, उसे कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब वह इन परिणामों को किसी भिन्न जनसंख्या के साथ सामान्यीकृत या जनरलाइजेशन करना चाहता है। इसके लिए उसके मापन को में निम्नलिखित दर्शाया जाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। वेरी गुड प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 38 आपने कहा है ए, देखते हैं सही है या नहीं। सही आंसर है ए, बच गए भाई, बाह्य वैधता। एक अनुसंधानकर्ता किसी जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करता है, उसे कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब वो इन परिणामों को किसी भिन्न जनसंख्या के साथ सामान्यीकृत करना चाहता है। इसके लिए उसे बाह्य वैधता को दर्शाया जाना चाहिए। बाह्य वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक किसी अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थिति समूहों या घटनाओं पर सामान्यीकृत किया जा सके। बेहतर आंतरिक वैधता अक्सर बाह्य वैधता की कीमत पर ही आती है। 39 क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 39 कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। यदि आधार संख्या m संख्या प्रणाली में LM संख्या L को दर्शाती है, तो दशमलव संख्या प्रणाली में रूपांतरित किए जाने पर निम्न संख्या में आरोही क्रम में पहचान करिए। यानी आपको कैलकुलेशन बढ़ा दी गई है, इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए कि कौन सबसे पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई, यहाँ पे अवरोही क्रम में लगाना है। यानी जो सबसे बड़ा है उसको पहले लगाइए, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे हाईएस्ट पहले लगाइए और जो सबसे लो है उसको लास्ट में लगाइए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन अभी 30 अगस्त में पूछे गए क्वेश्चन है। 30 अगस्त 2024 यूजीसी नेट जून री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। यहां तक कि अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो भी आप लोगों के काफी हद तक क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखिए, सही आंसर है डी। कैसे? सबसे पहले 123 का यहाँ पर बेस क्या है 7, पहले का बेस है 7, फिर 3, फिर 6 और फिर 5। सेम चीज सॉल्यूशन करेंगे। जब भी हमें डेसिमल में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी संख्या, जैसे लिखा इन्होंने 123, ठीक है, कौन सी संख्या यहाँ पर करी है इन्होंने 7, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 7 को ले लिया, पहली संख्या है हमारी 3, तो हम क्या करेंगे 7 पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये पहला कौन सी संख्या है 3, फिर करेंगे प्लस, फिर दूसरी संख्या क्या है 7, 7 को ही लेंगे, 7 0 7 1, दूसरी संख्या है 2, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर हम 7 की 2 0 से स्टार्ट होगी, आगे बढ़ती जाएगी जितनी भी संख्या है, अब क्योंकि लास्ट संख्या है 1 तो 1 को लिख देंगे। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो पहले 7 7 या 49 इंटू 1 करेंगे तो 49 ही आएगा, प्लस 2 7 या 14, 14 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 में कितना आएगा 14 ही आएगा, इंटू जब हम 3 और इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, ये हम 7 की अगर 0 बोल रहे हैं यानी ये 1 के बराबर होता है, ये कितने होता है 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3,
3 into 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 66। सेम ऐसे ही पैटर्न यहाँ पर चलेगा, 66, 49, 80, 51। तो सही आंसर क्या होगा, 80, 66, 51 और 49, ऑप्शन नंबर डी। 7 की पावर अगर 0 है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1। और जो डिजिट है, मान लीजिए हमारी यहाँ पर 3 दी, 3 को फिर 7 की डिग्री वहां पर 0 है तो उसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर 3 into 1, 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ग्रीन मफलर। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन मफलर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपने कहा है सी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे हरे पौधे लगाना ग्रीन मफलर कहलाता है। जो आपने देखा होगा रोड के किनारे किनारे जो पौधे लगे होते हैं, हरे हरे पौधे लगे रहते हैं, उनको ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक टेक्निक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने में इसे रोकते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, फैलेसी का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है। या तो तृतीय विश्व के लोगों की बलपूर्वक नसबंदी की जाए, या विश्व की जनसंख्या में विस्फोट होगा और हम सभी लोग मर जाएंगे। हम निश्चित रूप से मरना नहीं चाहते, इसलिए हमें तृतीय विश्व के लोगों की बलपूर्वक नसबंदी करनी चाहिए। उपर्युक्त युक्ति में कौन सा अनाकारी तर्क दोष है? अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन, स्लिपरी स्लोप, असत्य द्विभाजन यानी फॉल्स डिकोमी, या फिर व्यक्तिगत आक्षेप एड ह्यूमिनम। 41 का सही आंसर है सी, फॉल्स डेकोमी यानी सत्य द्विभाजन। असत्य द्विभाजन यानी फॉल्स डिकोमी नामक अनाकारिक दोष मिथ्या द्वैतवाद एक तार्किक भ्रांति जो दो विकल्पों को इस तरीके प्रस्तुत करती है जैसे कि वो एकमात्र ही संभावना हो। फॉल्स डिकोमी इज अ लॉजिकल फैलेसी दैट प्रेजेंट टू ऑप्शन। दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि या तो हम उनकी नसबंदी करा दें, या फिर विश्व की जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा। दो ऑप्शन दिए, एज इफ दे आर द ओनली पॉसिबिलिटी। उनके हिसाब से केवल यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर जब इस तरीके का ऑप्शन हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असत्य द्विभाजन। 42, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से है आपकी, ऑलरेडी आपको पता है एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। आंसर करिए, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक माना जाता है? ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करवा रहा, कहीं भी नहीं है जुल्फी ये क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं अवेलेबल होगा भी नहीं इन केस, तो कुछ ही क्वेश्चंस होंगे, बाकी सारे नहीं है। और हम आपको डेली बेसिस पे सारे करवा रहे हैं। इससे पहले के भी जून के एग्जाम के ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे लाइव सेक्शन पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम जून री एग्जाम की कोशिश करें कि पूरे के पूरे करवाएं। 42 का सही आंसर, लाइक शेयर भाई करते जाना जिसको भी अच्छी लग रहे हो। 42 का सही आंसर, इस क्वेश्चन को आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी माना है, जो कि गलत है। कमीशन हैज कंसिडर्ड ऑप्शन डी एज द रॉन्ग आंसर। सही आंसर क्या होगा, फ्लाई ऐश होगा, इसमें होगा धूम कोहरा यानी स्मॉग भी होगा। स्मॉग के अलावा और क्या चीजें होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। एयर पॉल्यूटेंट आर सूट, है ना, जिसको कज्जल कहरा कहते हैं, या टाइप ऑफ पर्टिकुलर मैटर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, फ्लाई ऐश, पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस फ्रॉम कोल फायर्ड स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 43, आप देखो कम्युनिकेशन का एक और क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना।
43 का आंसर। धुंध नहीं आएगा मेरे ख्याल से, धुंध एयर पोल्यूशन में नहीं आएगा। हेरोल्ड इंडिस के द्वारा अभिनत संचार मीडिया का कालक्रमिक अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? उसमें प्रॉपर ऑप्शंस नहीं है ठीक से, इसलिए उसको महादेव बाबा है ना प्रॉपर, उस क्वेश्चन को इसीलिए हमने लेफ्ट किया। एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, बस आप लोग उस चीज का ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पहले कौन सी चीज आई थी? सबसे पहले जब हमारे ग्रंथ लिखे गए, सबसे पहले उस समय क्या था? भोजपत्र था। जैसे ही आप भोजपत्र को देखोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आया? भोजपत्र आया, भोजपत्र के बाद कागज आया, कागज के बाद समाचार पत्र आए, फिर आपका रेडियो आया और फिर आया टेलीविजन। भोजपत्र सबसे पहले आया था। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। ये क्वेश्चन आई गया 44। अरे रे रे रुको रुको भाई, 43 यहाँ पे है। 43 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एनटी की तरफ से ड्रॉप किए गए थे, लेकिन अभी डीआई बाकी है भाई। 5 क्वेश्चन आरसी के बाकी है। आरसी किसी दिन मैं एक साथ ही आप लोगों को करवा दूंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कैसे सॉल्व करना है। बट अभी जरा डीआई के क्वेश्चन देख लो, यानी 43 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं आरसी को छोड़ के। चलो भाई डीआई के क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। कब का पेपर है मैंने आप लोगों को बताया, 30 अगस्त का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो सॉल्व करें। चलिए यहां पर आते हैं डीआई के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब सबसे पहले डीआई में हम किस चीज को देखते हैं कि स्टेटमेंट में तो नहीं कुछ लिखा हुआ। तो स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने सिर्फ सिंपल सी बात की है कि 2018 से 23 के दौरान आईटी कंपनी है, उसमें कार्यालय दी गए हैं और ए बी सी डी ई एफ, और वहां पर डेटा दिया गया है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई, परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं है। सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ध्यान से सॉल्व करो बस। कॉपी पेंसिल लेके बैठो, एग्जाम में रफ पेपर मिलेगा ही मिलेगा। What is the difference between the average number of employee working in office D and office E for all the given 6 year? अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आंसर समझना, आंसर आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन डी का, ऑफिस डी का पूरा एवरेज निकाल लो, ऑफिस ई का एवरेज निकाल लो, टोटल कैलकुलेट करो, एवरेज निकालो। एवरेज कितने निकालेंगे, कितने साल है? 6 साल। यानी ऑफिस डी के टोटल एम्प्लॉय काउंट करो, 6 साल से डिवाइड कर दो। टोटल एम्प्लॉय काउंट करो, 6 से डिवाइड कर दो। और जब ये दोनों आंसर निकल आए उनको आपस में माइनस कर दो। तो आपके सामने डी ऑफिस कहाँ है हमारा? डी ऑफिस रहा ये, डी ऑफिस रहा ये, और ई ऑफिस रहा ये। अब डी और ई को जल्दी से मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। डी और ई को कैलकुलेट करो जरा, डी और ई को टोटल करिए जल्दी से। डी को टोटल करो, 240, 224, 248, 270, 236 और 258, इसको टोटल कर लो। जब हम एवरेज निकालेंगे तो इस टोटल को, कितने सालों की बात करी इन्होंने, कहा 6 सालों में। तो 18, 19, 20, 21, 22, 3, 6 साल है। तो डी का जो टोटल होगा उसमें आपको 6 से भाग दे देना है। ई को टोटल कर लो, 280, 304, 316, 332, 340, 348। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि यहीं से ही डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सा यहीं से ही। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको भी 6 से भाग दे दो, यानी दोनों का एवरेज निकल आएगा। जब दोनों का एवरेज निकल जाए तो आपस में माइनस करो। सोनम हो जाएगा बेटा, जितना हो सके। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक अवेलेबल है, यूथ कंपटीशन की बहुत अच्छी बुक है, आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हो। वहां से अपने क्वेश्चन पुराने देखने स्टार्ट कर दो, तो जितना भी हो सकेगा ना काफी हद तक कवर हो जाएगा। बाकी जो हमारी रिवीजन क्लासेस हैं उसको अटेंड करो, जिससे कि लाइव एक्सपीरियंस मिल सके। कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, और कितने लोगों को लग रहा है कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में देखा जाएगा। तो यकीन रखो, अगर अभी नहीं सॉल्व कर पाए ना, अभी तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है। घर बैठे हो, कंबल के अंदर बैठे होगे, खाना खा रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ तो मैं फिर भी तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे जल्दी से बताएंगे डी और ई का टोटल।
सॉल्व करोगे तो जेआरएफ ले जाओगे, नहीं सॉल्व करोगे तो बाद में पछताओगे। डी का टोटल बताइए जल्दी से मुझे, और ई का बताइए सिंपली। मुझे आंसर चाहिए। आंसर का मतलब है कि आप मुझे ये बताइए कि टोटल डिफरेंस क्या है। स्वाति टाइम क्यों चेंज कर दिया बेटा? एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा टाइमिंग इस वजह से है, मेरी बेड भी छोटी है, ठीक है ना, तो इस वजह से मेरे को टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, हॉस्पिटल ड्यूटी में है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं दीपिका, अभी तो सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगी, जो कर सकते हैं वो लोग सॉल्व करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो मेरे को दिखाना ही है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो, अब जरा टोटल करेंगे इसका। क्या कहा था, 6 से भाग दे दीजिए, जब करेंगे तो 246, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी संख्या ली हमने, ई को ले लिया, हमने डी को ले लिया, सेम चीज है, एवरेज निकालेंगे, इन्होंने कहा औसत संख्या, तो कितना हुआ 246 और 320 आपस में माइनस कर देंगे, सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 74, है ना। तो क्या डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा, दोनों में एवरेज निकालना था और आपस में माइनस कर देना था। 464, 464 कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डीआई का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा, तरीका समझ लो, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सिर्फ अनुपात निकालिए, किसका अनुपात निकालना है, एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल द 6 ऑफिसेस इन द ईयर 2018 एंड 19, यानी 2018 का टोटल कर लीजिए सभी के लिए, और 2019 का कर लीजिए, 2018 और 2019, जल्दी करिए जरा सा, टोटल करो। 290 लिख लो चाहो तो, नहीं समझ में आए, 176, 222, 240, 280 और 272, टोटल कर लिया। सेम ऐसे ही 2019 का कर लिया, 256, 152, किसके लिए पूछ रहे हैं हम, ईयर के लिए, ईयर के लिए कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और हम जब हम सेक्शन वाइज ए बी सी डी चलेंगे तो ऊपर से नीचे, 240, 224 और 304, 264, टोटल कर लो इसका और इसका, और बस अनुपात निकालना है, डिवाइड करना शुरू करो इन लोगों को। 2 का सही आंसर 1480, जैसा कि आपको बताया, इसका निकला 1480, इसका निकला 1440, डिवाइड करेंगे, पहले तो जीरो जीरो हटा दो, आप 148 और 144 को ऐसी संख्या से काटो जिससे कि दोनों के दोनों डिवाइड हो सके। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, 37 36 सही आंसर है। संजीव बिल्कुल सही। दो से देखो, सिंपल सी संख्या, आप दो से भी इसको काट सकते हो, दो में 148 आ गया, 144, सॉल्व करना शुरू करोगे समझ में आ जाएगा। सॉल्व करो इसको और सॉल्व कर लो, सेम संख्या से कटना चाहिए। कितना आया, 37 36, यही तो पूछा गया है, 37 36। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यालय एफ में ठीक ठीक कितने वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 6% वृद्धि से अधिक रही है? ऑफिस इन हाउ मैनी, कौन सा ऑफिस, एफ, एफ ऑफिस में ठीक ठीक कितने वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 6% से अधिक की वृद्धि हुई है? शीतल आपके पेपर 30 तारीख का पेपर था ये वाला, 30 अगस्त का। निवेदिता क्या आंसर होगा बेटा इसका? कैसे निकालेंगे, जब हम पिछले वर्ष की तुलना करेंगे, तो पहला हमारा वर्ष है 272, अब यहाँ पर 2017 का निकाल नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे 2019 से निकालना शुरू करेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा 2019 है, मान लीजिए 264 है, ठीक है, 272 माइनस 264 अपॉन किसको लिखेंगे, पिछला साल, यानी 272 इंटू करो 100, देखो कितना परसेंटेज बढ़ा। सेम ऐसे ही फिर अगली संख्या पे चले जाओ, 280 माइनस करो 264, अब देखो यहाँ पर बढ़ रहा है घट रहा है,
इनटू करो कितना पुराना, यानी 264 इंटू 100, पुराना साल, ये पुराना साल है और नया साल ये है। परसेंटेज निकालते जाओगे तो सही आंसर क्या निकलेगा? ये हो गया 2019, ये हो गया 20, सेम ऐसे ही 21 का निकालिए, 280 के बाद 252, तो ये संख्या यहाँ पर तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ घटा है, इन्होंने वृद्धि की बात की है, तो वृद्धि इसमें हुई है। फिर आगे 252, 292 कितनी हुई है? 292, 300, तो 6% की वृद्धि देखनी है आपको केवल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। सबसे पहले 2019 से 20 के बीच में कितनी हुई? सेम चीज आपको 264 इंटू 100 बताया था, तो 6.06 की। दूसरी 21 से 22 में, 21 से 22 वाला कौन सा हो गया? 252, 292, क्योंकि 280 के बाद 252 घटा है ना, तो फिर यहाँ पर जो हमारी वृद्धि है 6% से ज्यादा, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने लिखा है 2020 के लिए। 2020 कहाँ है हमारा? ये रहा 2020, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल द 6 ऑफिस टुगेदर। 2020 में कार्यालय सी के बारे में बात करी गई है, कार्यालय सी की बात करी गई है कि सी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सभी 6 कार्यालयों में मिलकर उसमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्या करेंगे? सी का कितना है? 264, टोटल भी कर लो 2020 का, इनका टोटल कर लो, टोटल करो और डिवाइड करो। अजय क्या होगा आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर है डी। 264 ऑलरेडी सी के लिए निकला ही था, ठीक है। फिर मैंने कहा आप इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल करेंगे आएगा 1572। जब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1572 टोटल संख्या, डिफरेंस कितना निकालेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, कितना कम है, किससे डिवाइड करेंगे? जो टोटल संख्या है इंटू 100। जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 को मल्टीप्लाई करना ही है। 83.2%, यानी ऑप्शन नंबर डी लगभग। जब भी लगभग हो तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीआई। व्हाट इज द रेशियो, अब रेशियो पूछा है, ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस ए टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस बी इन ऑल द 6 ईयर, यानी ए का टोटल कर लो, बी का टोटल कर लो और अनुपात बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड रसगुल्ला, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ए का टोटल करो, बी का टोटल करो, जैसे मैंने अभी डिवाइड करना बताया था ना कि सेम संख्या से डिवाइड होगा। ऑप्शन सी, जुल्फी ने कहा है ऑप्शन सी 1911, सही आंसर है बी 41 41 26। 1804 आया, 1144 आया, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 41 26। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ऑप्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? डीआई समझ में आ गई? जरूरी नहीं है कि हमेशा डीआई टफ ही आए, कभी कभी इजी भी आती है, और ये इजी लेवल ही है डीआई का। यानी अगर आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तब समझो 10 नंबर आपके कंफर्म, कहीं नहीं जा रहे 10 नंबर आपके कंफर्म। आरसी वहीं से ही आपको आंसर निकल आएंगे, तो 10 नंबर वहां से भी आरसी कंफर्म हो जाएगा। आरसी भी मैं करवा दूंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ज्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कुछ क्वेश्चन आपके आईक्यू बेस हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अवेयरनेस से। अब ये जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया कंप्यूटर बीटा स्कोप गया, ये अवेयरनेस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के लिए उन्होंने कहा है, करंट अफेयर कहें या फिर हम अवेयरनेस कहें, तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन 43 हमने सॉल्व कर लिए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी बाकी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम एक क्लास लगाएंगे, 4-5 इकट्ठे आपको सॉल्व करवा देंगे। तो जिसको भी ये समझ में आया हो, क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था। हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग एनालिसिस आती है मॉडरेट लेवल था, तो मॉडरेट लेवल क्या है? वो यही है,
ठीक है ना। तो अब मिलेंगे हम आपसे 6 बजे, क्योंकि 6 बजे से होगी हम लोगों की मैराथन क्लास, ठीक है। 6 बजे से कोशिश यही रहेगी 6 बजे से हो। इन केस अगर नेटवर्क इशू होता है तो फिर मैं टाइम कंफर्म कर दूंगी। जो भी गाइस हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 299 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। गलत हो गया संजीव, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो दोबारा, या नंबर बदल के सॉल्व करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू एवरीवन।